हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दानिश और मैं आज आपके सामने जीएस पेपर 2 का एक सब्जेक्ट या टॉपिक कहिए आप, गवर्नेंस पढ़ाने वाला हूँ। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो इसकी प्रीलिम्स में या मेंस में कितना रेलेवेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पॉलिटी नॉर्मल लिखा रहता है, पॉलिटी इन गवर्नेंस कह करके, और पॉलिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन पॉलिटी से अब तक यूपीएससी हो चाहे ओपीएससी हो, इतना क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि हम कहेंगे कि अब पॉलिटी से कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा डाउन होगा और हल्का हल्का गवर्नेंस के ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो गवर्नेंस है हमारा, इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? इसको हम लोग जीएस पेपर 2 के में पढ़ने वाले हैं, जहां पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक टॉपिक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने गवर्नेंस का सिलेबस रखा है। सिलेबस को अच्छे से डिकोड करें कि क्या है ये की एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, की गवर्नेंस का क्या क्या की एस्पेक्ट्स है, ठीक है, प्लस ई गवर्नेंस है, उसके एप्लीकेशंस, उसका सक्सेस, उसकी पोटेंशियल कितनी है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ठीक है, क्या मॉडल्स पे चलता है, क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। अब एक एक वर्ड याद रखिएगा। गवर्नेंस को अगर पढ़ना है तो कोई बुक रेफर करना है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे एक बुक लक्ष्मीकांत की है गवर्नेंस की, तो मैं कहूंगा कि वो बुक बहुत अच्छी किताब नहीं है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की है। तो गवर्नेंस लक्ष्मीकांत की बहुत अच्छी किताब नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा वाहियात किताब है, ठीक है। तो सही से नहीं है। गवर्नेंस को पढ़ना कैसे है ना, जब पूरा क्लास आप आज का कम से कम इंट्रोडक्शन वाला क्लास आप ले लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नेंस को पढ़ना कैसे। सिर्फ बुक फोकस्ड आप एकदम गवर्नेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या है इसके अंदर? सिटीजन चार्टर्स। तो आपको एक एक टॉपिक के बेस पे आपको पढ़ना होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सिटीजन चार्टर्स। और क्या है? द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है, प्लस क्वासी जुडिशियल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये एक लाइन में लिखा हुआ है, मतलब आप समझ लीजिए कि क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन राइट्स, एनजीटी से बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बात करेंगे हम, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी का ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज किसको कहते हैं, इन सब के ऊपर आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में बात करनी होगी हमको, पॉलिसीज और हर सेक्टर्स में पॉलिसीज क्या क्या है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आपको थोड़ा देखना होगा। और जो करंट अफेयर्स है, करंट रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है, ठीक है, उसको गवर्नेंस के एंगल से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे प्रेशर ग्रुप्स भी मैंने इसके अंदर ऐड करा है बेसिकली, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स, अगेन ये प्रेशर ग्रुप्स जो है आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत के पॉलिटी में भी आपको मिलेगा, लेकिन हम आपको क्या करवाएंगे ना, प्रेशर ग्रुप्स को गवर्नेंस के लेंस से आपको देखना है, याद रखिएगा। इवन इवन गवर्नेंस पढ़ने के बाद द इंटायर पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को जो है ना, आपको गवर्नेंस के चश्मे से देखना पड़ेगा, तब जाकर के गवर्नेंस का हॉलिस्टिक व्यू आएगा, ठीक है। अच्छा, द डेवलपमेंट सेक्टर एंड इट्स प्रोसेसेस, द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, एनजीओज क्या होता है, ठीक है। एनजीओज जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों में फर्क क्या है, ये सब समझना होगा आपको। और स्टेक होल्डर्स वगैरह इसमें कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो स्टेक होल्डर्स के बारे में आई होप स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है पता होगा आप लोगों को। तो ये कुछ सिलेबस है गवर्नेंस के अंदर में, और इसी चीज को हम आज पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे मतलब एक दिन में पूरा खत्म होने वाला है नहीं। मैं आज आपको इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस से बताऊंगा नॉर्मली, और अगेन पूरी क्लासेस को सुनने के लिए आपको हमारे इंस्टीट्यूट में भी आना पड़ेगा, या हमारे आप एप्लीकेशन में डाउनलोड करके वहां पे आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन क्या है इसका, गवर्नेंस का इवोल्यूशन क्या है, उस पर हम आपके सामने बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, गवर्नेंस को अगर नॉर्मल हम बात करें, द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। इन शॉर्ट बात करें, इन एक्शन, ठीक है। अब ये एक्शन में कौन कौन रहेगा इस पे हम लोग बात करेंगे। यूजुअली हम बोलते हैं कि भाई चूंकि ब्यूरोक्रेट्स अब बनने वाले हैं,
तो हम बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट इन एक्शन। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ गवर्नमेंट इन एक्शन नहीं है गवर्नेंस, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है गवर्नेंस। गवर्नेंस एक बहुत बड़ा दायरा है बेसिकली, याद रखिएगा। तो नॉर्मल आपको समझाने के लिए कि गवर्नेंस क्या है, द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और सिंपल वर्ड में देखेंगे कि कैसे डिसीजंस लिया जाए, हाउ डिसीजंस आर मेड, ठीक है। अच्छा, कैसे उस डिसीजंस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको करने के लिए, कौन अकाउंटेबल है। अगेन ये दो वर्ड याद रखिएगा, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, इन दोनों में फर्क क्या है, ये बात भी आपको समझना है आगे, ठीक है ना। ये सब चीज को जब मिला दे हम, तो हम बोलेंगे कि भैया ये सब चीज गवर्नेंस है। अब आप समझिए कि एक पंचायती राज सिस्टम में पंचायत है, वहां पे कुछ ऑफिसर्स बैठे होंगे, तो ऑफिसर्स वहां पे जो बैठे वो क्या है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, क्या डिसीजंस ले रही है, वो डिसीजन जो ले रही है वो सही ले रही है कि नहीं ले रही है, ठीक है, उसका आउटकम कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। इन सब को जब हम जोड़ देंगे ना, तो उसको हम बात करेंगे गवर्नेंस, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नेंस के आगे हम गुड लगा देते हैं, भैया गुड गवर्नेंस। अब काम तो सभी कर रही है, लेकिन काम वो गुड गवर्नेंस है कि नहीं, इसमें हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। नाउ ये हम आपको सीधा सीधी बताएं कि गवर्नेंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब ये गवर्नेंस करता कौन है, गवर्नेंस में कौन कौन शामिल है। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा आपको कि भाई गवर्नेंस जो है ना, वो एक एक्शन है। तो कौन कौन एक्शन लेते हैं, क्या एक्शन है भाई, तो हम देखेंगे। एक तो गवर्नमेंट है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जब हम कहेंगे गवर्नमेंट इन एक्शन, जब हम कहेंगे गवर्नमेंट इन एक्शन, देख लीजिए, तब भी गवर्नेंस कहलाएगा। और जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट है वो भी कुछ एक्शंस करता है, तब भी उसको हम लोग गवर्नेंस में ही कहेंगे। यानी गवर्नेंस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना होगा, एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल बॉडीज, ठीक है, और साथ में पीपल भी है, आम लोग भी मिलेंगे आपको, ठीक है, सिटीजन्स भी मिलेंगे आपको इसमें। तो सिटीजन्स भी यानी एक सोसाइटी भी जो है ना आपको गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है, तब जाकर के पूरे गवर्नमेंट्स आपको नॉर्मली चलता है, ठीक है, चलता है। तो आई होप गवर्नेंस को शॉर्ट में समझ में आया होगा आपको। आज हम इसकी की एस्पेक्ट्स की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे इवोल्यूशन की बात करेंगे। लेकिन इवोल्यूशन से पहले आप समझ लीजिए कि गवर्नेंस बेसिकली है ही क्या, ठीक है। यानी इनका एक्शन को हम गवर्नेंस बात करते हैं, इनके एक्शन को भी हम गवर्नेंस बात करेंगे। एक्स्ट्रा गवर्नमेंट में क्या क्या हो जाएगा, जो नॉन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट नहीं है, जैसे एनजीओ हो गए वगैरह हो गए, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। इसके अलावा जो भी चीज है जो काम कर रहे हैं, अब वो काम अगर सही से कर रहे हैं, वो डिसीजन सही से ले पा रहे हैं, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कैसा हो रहा है वो ले पा रहे हैं, और जिम्मेदारी कोई ले रहा है, साथ में अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबल का मतलब क्या है, आंसरेबिलिटी, ठीक है। अगेन अकाउंटेबिलिटी को हम आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे, वो एक क्लास प्रॉपर लगेगा सिर्फ अकाउंटेबिलिटी को बताने के लिए, और हमारा सिलेबस का हिस्सा भी है, ठीक है। अभी आप समझिए कि आंसरेबिलिटी, ठीक है, यानी जवाबदेही जो है ना, जवाबदेही कौन होगा, ये सब गवर्नेंस बात करता है, ठीक है। अक्सर देखते होंगे कि कोई गवर्नमेंट से कुछ गलतियां होती हैं, तो ऑपोजिशन पार्टियां क्या बोलती हैं कि भाई इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, ठीक है। आप बार बार क्या मांगते हैं कि रिजाइन दे दीजिए, रिजाइन दे दीजिए। तो क्यों मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने डोमेन में अकाउंटेबल होते हैं। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए अकाउंटेबल हूं, वो जवाब मांगेंगे हमसे बहुत तरीके का, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में कभी बात करेंगे कि भाई दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की भी टाइप्स होती है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं बेसिकली कि भाई क्या ही है गवर्नेंस का इवोल्यूशन क्या है बेसिकली, ठीक है। इतना तो समझ में आ चुका है कि द वे इन विच अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन या कोई सिस्टम रन करता है, उसको ही बोलते हैं हम गवर्नेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, देख लीजिए।
एक्स्ट्रा गवर्नमेंट हम अभी बताए हैं कि अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट जो भी होंगे वो होंगे हमारे एक्स्ट्रा गवर्नमेंट, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं। क्या 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 यूज करते हैं वर्ड हम लोग इसके लिए? नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है। तो ये करती क्या है बेसिकली? ये करती क्या है? ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती है, ठीक है। क्या बोला मैं? इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे करेगी? अब कोई गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, गवर्नमेंट कोई काम कर रही है लेकिन वो सही से नहीं कर रही है, तो क्या होता है ना, एनजीओज वगैरह जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल बॉडीज है ना, वो आवाज उठाती है। वो क्या करती है? आवाज उठाती रहती है। अब देखिए, हर लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं, तो एक कोई ग्रुप बना हुआ होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ होगा, वो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल वो ऐसे आवाज उठाती है, ठीक है। वो जब आवाज उठाती है तो गवर्नमेंट में एक प्रेशर बढ़ता है, और जब गवर्नमेंट में प्रेशर पड़ता है तो गवर्नमेंट अपने काम को, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यही है कि इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे? वो फीडबैक भी दे सकती है, एक्सपर्टीज भी लगा सकती है, मॉनिटर भी कर सकती है, इनोवेशन भी कर सकती है, ठीक है। कैसे कैसे करेगी तो हम लोग बहुत डिटेल्स में पूरा इस क्लास को हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल बॉडीज के अंदर में क्या क्या आता है, किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको समझना, एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई एनजीओ अगर होगा जो सोसाइटी के लिए वो भी काम कर रहा है, कंबल बांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो भी कर रहा है, तो वो फीडबैक भी दे सकती है। अगर गवर्नमेंट भी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है तो जो ग्राउंड लेवल पे पहले से काम कर रहा है ना, तो उसके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, ठीक है, ऐसे काम हो सकता है। अच्छा, कभी कभी गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इसी एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल बॉडीज को, ठीक है, यानी जो नॉन स्टेट एक्टर है उनको ये काम देगी, डूइंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल बॉडीज जो है ना, वो आपको काम सर्विस डिलीवरी करेगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं? सर्विस डिलीवरी करेगी। अब इसको हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप यूज करके कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऐसा कुछ हो सकता है हमारा, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल बॉडीज है, गवर्नमेंट उससे काम करवाती भी है, ठीक है। उसके बाद जहां जहां पे गवर्नमेंट अगर गैप फिलिंग हो जा रहा है, यानी गवर्नमेंट को यहां पे काम करना चाहिए और गवर्नमेंट शायद नहीं की है वो काम, तो उस गैप को फिलअप करने आएगा यही एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल बॉडीज या नॉन स्टेट एक्टर्स आपको निकल करके आएंगे, ठीक है। जैसे गरीबों, गवर्नमेंट का काम है कि भाई गरीबों को हेल्प करना। अब इतने गरीब हैं कि गवर्नमेंट हर जगह शायद पहुंच नहीं सकती है, या पहुंच नहीं पाती है, या अपने खुद के लैकिंग की वजह से वो पहुंच नहीं पाती होगी, ठीक है। तो वैसे वैसे जगह में यही जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल बॉडीज है, वो शायद सोसाइटी के भलाई के लिए काम करती हो, और उस गैप को फिलअप करने के लिए ये लोग आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल का कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये भाई परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देते हैं, ये जो है गवर्नमेंट के बिहाफ में भी, यानी गवर्नमेंट का काम भी ये कर लेते हैं, और साथ ही साथ जहां पे गवर्नमेंट कमजोर है या एब्सेंट है, वहां पे उस फंक्शंस को जो है कर लेते हैं। जैसे कि रिमोट एरियाज में आप चले जाइए, या अगर कभी डिजास्टर हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट ही सिर्फ काम नहीं करती है, बहुत इवन सोसाइटी पूरा निकल करके आती है डिजास्टर का काम करने के लिए। तो ये क्या है? दिस इज अ गवर्नेंस। सो गवर्नेंस एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एक्टर्स क्या करता है? ये सप्लीमेंट देता है, सपोर्ट करता है, समटाइम्स सब्स्टिट्यूट भी की तरह काम करता है, सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट एक्शन टू इंप्रूव ओवरऑल गवर्नेंस, ठीक है। तो आई होप आप गवर्नेंस समझते होंगे और समझ गए होंगे अभी तक कि क्या है, और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब बात जो मैंने लिखा है ना कि भाई इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, डूइंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, या इंप्लीमेंटिंग फंक्शंस वेयर द गवर्नमेंट इज वीक और एब्सेंट, तो ये काम है गवर्नेंस का। गवर्नमेंट हर कुछ कर नहीं पाती है, तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल को वो आना पड़ता है काम करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि ये गवर्नेंस वर्ड आया कहां से, क्या शुरू से था या नहीं था, इस तरीके से हम देखेंगे कि इसका बहुत सारा फेजेस चला है, ठीक है, फेजेस चला है। कोर आइडिया अगर हम बात करें तो गवर्नेंस कैसे चला है? कमांड से। सबसे पहले तो कोर आइडिया क्या है इसका? कमांड है,
ठीक है, पहले पहले हुक्म दिया जाता था कि ये करो, एक्शन करने के लिए, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल किया गया धीरे धीरे, फिर कंट्रोल किया गया थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट किया गया, कोऑर्डिनेशन किया गया, फाइनली जो है कोलैबोरेशन किया गया, मिलकर के काम करने लगा, ठीक है, मिलकर के काम करने लगा। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि कमांड कैसे हुआ, यानी गवर्नेंस क्या है, कुछ काम करना, एक्शन। तो इस गवर्नेंस का तरीका क्या क्या रहा। तो एक ट्रेडिशनल गवर्नेंस है जो एंशिएंट हिस्ट्री में या मेडिवल हिस्ट्री में जो पढ़िएगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा, और ग्लोबली भी यही है। क्या है, क्या है, कमांड गवर्नेंस। यानी ये इस वक्त कैसा है, रूलर जो था वो रूलर सेंट्रिक था और मोनार्क सेंट्रिक था, यानी कोई एक राजा हुआ करता था। देख लीजिए, गवर्नेंस चलाने के लिए राजा हुआ करता था, उसके साथ लोग ऐसे बैठा करते थे। तो इनका जो ऑर्डर था ना, ये वही है कि भाई मेरा वचन ही शासन है, ठीक है, ऐसी कुछ बात हुआ करती थी नॉर्मली। पावर कंसेंट्रेशन किसके पास था, सिर्फ और सिर्फ राजा के पास था, या जिसको वो दे, लेकिन राजा अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी था यहाँ पे। और इस वक्त गवर्नेंस कैसे चला करता था, गवर्नेंस कैसे चला करता था, ये जो कस्टम्स था उस बेस पे चला करता था, रिलीजन की बेस पे चला करता था, ठीक है। पर्सनल अथॉरिटी, भाई मेरी बात ही मानी जाएगी, ठीक है, ऐसे ही चला करता था। अच्छा, और साथ ही साथ नो सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। आई होप ये सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। यानी सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मॉन्टेस्क्यू एक भाई साहब हैं, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू एक भाई साहब हैं, उन्होंने बोला था कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए। किस चीज में भाई, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, हमारे पास लेजिस्लेटिव है, हमारे पास जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी एस्पिरेंट कोई अगर है तो बेसिक नॉलेज तो एकदम पक्का होगा। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ इसका काम क्या है, मेकिंग लॉ, दोज हु मेक लॉज, जो लॉ बनाता है, जो कानून बनाता है वो है लेजिस्लेटिव। अच्छा, जो इसको इंप्लीमेंट करता है, जो इसको इंप्लीमेंट करता है उसको कहेंगे हम एग्जीक्यूटिव। यानी हमारा आप जो तैयारी करते हैं ना, वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। कानून बनाया, कानून बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी किया, अगर कुछ गलती होती है तो वहां पे हमारे पास जुडिशरी आ जाता है। जुडिशरी क्या करता है, एडजुडिकेट करता है। यानी समझ लिए सिंपल लैंग्वेज में कि भैया न्यायपालिका टाइप से है, टाइप क्या है, वो न्यायपालिका ही है, ठीक है। ये कानून बनाता है, इसको कानून को नाफिज करता है, इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो है एडजुडिकेट करता है, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि भाई इसको सेपरेट होना चाहिए, तीनों का तीनों सेपरेट होना चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेटिव अलग, जुडिशरी अलग होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर अलग नहीं हो, कानून बनाने वाला एक, ये देख लीजिए राजा, कानून को इंप्लीमेंट करने वाला भी जो ऑर्डर हो रहा है वो भी राजा, फैसला देने वाला भी जो है ना वो भी एक आदमी राजा। तो अगर जहां पे तीनों चीज किसी एक के हाथ में या कुछ के हाथ में आ जाएगा, फ्यू पीपल के हाथ में आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, रूलर सेंट्रिक या मोनार्की आपको देखने को मिलेगा, टोटालिटारियन स्टेट देखने को मिलेगा, इस तरीके को वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस वक्त कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। तो आई होप सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आया होगा। और इंडिया के अंदर अभी क्या है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे कि क्या मॉन्टेस्क्यू की पूरी बातें हैं हमारे पास, तो हम बोलेंगे ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 हमारे पास ज्वाइंट इंट्रेंस है। ज्वाइंट इंट्रेंस का मतलब क्या हो गया भैया, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हमारे पास सेपरेशन है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का अभी सेपरेशन नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। पूरी तरीके से क्या नहीं है, इसका भी एग्जाम्पल क्या है, समझ लीजिए आप कि निर्मला सीतारमन जी या मोदी जी, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी जानते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो निर्मला सीतारमन जी पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे कौन लोग जाते हैं, सबसे पहले जो इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ने के बाद उस पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। अब उस पार्लियामेंट में जब जाके निर्मला सीतारमन जी बैठेंगी तो क्या करेंगी, कानून, अगर कानून कहां बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। अगर पार्लियामेंट में कानून बन रहा है तो बनने के लिए वोटिंग होता है, तो पार्लियामेंट में बैठे 543 लोग जो है ना, जिसमें निर्मला सीतारमन जी भी हैं, वो उस बिल पे वोटिंग करेंगे।
यानी कानून बनाने के प्रोसेस में हेल्प करेंगी, तो उस वक्त निर्मला सीतारमण जी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेंगे। क्लियर है? अब वही निर्मला सीतारमण जी को जब एक्स्ट्रा और जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ये मंत्रालय संभालिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालिए, तो ये जो मिनिस्ट्री है ना, ये खुद अपने आप में एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। क्या है ये? एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी होता है ये, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। अच्छा, और हम और आप जो तैयारी करते हैं वो कैसा एग्जीक्यूटिव है? वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ध्यान से समझिएगा, एग्जीक्यूटिव को हमने दो पार्ट करा है। क्या करा है हमने? कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है जो एग्जाम के थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, चाहे वो आप स्टेट लेवल पे बीडीओ बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या हो गए? आप भी एग्जीक्यूटिव ही हुए, लेकिन आप हो गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी आप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, जो है ना, एक एज होगा आपका, वहां तक आप जॉब कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? ये टेम्पररी होते हैं। 5 साल इलेक्शन हुआ, उसके बाद हो सकता है कि वो मंत्रालय आपसे छिना जाए या सरकार दूसरी आ जाए, तो निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ना रहे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि निर्मला सीतारमण जी, हम जब बात करेंगे जब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है कि मिनिस्टर है, तो वो हो जाएंगी एग्जीक्यूटिव बॉडी और खुद पार्लियामेंट में बैठती हैं और वोटिंग करती हैं, लॉ कानून बनाने में हेल्प करती हैं, तो वो हो जाएंगी लेजिस्लेटिव बॉडी में। ठीक है, यानी इन दोनों में कोई डिफरेंसेस, कोई सेपरेशन नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन आपको क्लियरली मिलेगा। ठीक है, इस पे बहुत लंबी क्लासेस हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मल आप समझ लीजिए कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है। तो अब इतना क्लियर हो गया होगा कि भैया एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में सेपरेशन ऑफ पावर कैसा चल रहा है। इसमें लिमिटेशन क्या है? आर्बिट्रेरी रूल। ठीक है, यानी पर्सनल पावर जो होता है ना, अपने हिसाब से रूल चलाना, अपने हिसाब से रूल चलाना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि भाई क्यों कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं, आपने जो ये कानून बनाया वो सही है कि नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस वक्त। ठीक है, जो भी राइट्स था कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो किसके भरोसे था? रूलर्स के विल के भरोसे था। यानी कोई रूलर्स को लगा कि ये देना चाहिए तो वो दे दिया, किसी रूलर को लगा कि ये नहीं देना चाहिए तो वो नहीं दिया। तो ट्रेडिशनली पूरे वर्ल्ड में, एंशिएंट आप पढ़िए चाहे मेडिवल पढ़िए, तो कुछ मोनार्की टाइप का आपको देखने को मिलेगा। बेसिक सा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है? गवर्नेंस शुरू से था। ठीक है, बस तरीका अलग है। इस वक्त तरीका क्या है भाई? पूरा कमांड वाला तरीका गवर्नेंस से काम करवाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे गवर्नेंस के बारे में अर्थशास्त्र में। कहां देखेंगे हम लोग? इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र में, जहां पे कौटिल्य जी, विष्णुगुप्ता जी, ठीक है, ये एक ही नाम है, आई होप जानते होंगे, फैक्चुअल चीज है ये। ठीक है, ये बेसिकली गवर्नेंस की बात ये भी कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, और इनका मतलब क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, इनके लिए। उसको किस कॉन्सेप्ट में बोला गया है? बेसिकली वो है योगक्षेमा। प्रोनाउंसिएशन कुछ संस्कृत वाली हो सकती है, नॉर्मल स्पेलिंग हमने आपको बताया। इसका मतलब ही होता है नॉर्मली कि भाई वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये वेलफेयर ऑफ द पीपल कौन करेगा? तो राजा ही करेगा। ठीक है, और राजा को क्या बोला गया है? ये है प्रजा सेवक। राजा को क्या बोला गया है? प्रजा सेवक। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ बोला गया है कि जो राजा है ना, वो प्रजा का सेवक है। ठीक है, लेकिन पावरफुल है। ठीक है, आज भी हम लोग बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, वो हम लोग के लिए गए हुए हैं। उस वक्त भी वही होता था, लेकिन उस वक्त अभी में बहुत फर्क है। उस वक्त जो है राजा ही जो कह दिया वही बात को मानी जाती थी, वरना दंड दिया जाता था। तो अर्थशास्त्र में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
इस वक्त बेसिकली इम्फेसाइज किस पे होता था कि लॉ में, जस्टिस में, वेलफेयर में, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर पे। पब्लिक ऑर्डर, आपसे मेरा एक सवाल है कि भाई पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर में क्या फर्क है? ठीक है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका जवाब दीजिएगा। बाकी इसको जानने के लिए आपको क्लास हमारे साथ करते रहना होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पब्लिक ऑर्डर भी दिखा करता था। और जब भी आप पॉलिटी पढ़िएगा ना, आर्टिकल्स में बहुत जगह आपको पब्लिक ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर कहते किसको है, ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या है पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, चलिए, जब हम मेडिवल टाइम में आते हैं और एंशिएंट में ही एक और चीज है कि और गवर्नेंस कैसे चलाया जा रहा है। बेसिकली ये राजा बोलते हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, ये अपने आप को यानी अपनी अथॉरिटी, ये लोग अथॉरिटी यानी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये अपने आप को जोड़ देते हैं डिवाइन विल से। किससे जोड़ देते हैं काम करने के लिए? डिवाइन विल, यानी हमारे ऊपर भगवान का साया है, खुदा का साया है। ठीक है, उनके कहने पे हमको ये पावर मिली हुई है और इसीलिए हम आपके ऊपर हैं। तो अब आप समझिएगा कि जब आप प्रजा को ये बता रहे हैं कि हम, भगवान ने हमको चुना है, ठीक है, और भगवान ने चुना है और भगवान के साया है, खुदा के साया है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है मेडिएवल में, जिल्ले इलाही। ठीक है, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ द गॉड, यानी खुदा के साया के हैं आप। तो इसका मतलब आप खुद हो गए भगवान। तो एक प्रजा आपसे सवाल जवाब करेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, ये जो टेक्निक है ना, डिवाइन्स विल, तो समझिए आप अकाउंटेबिलिटी अपने आप से हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेबिलिटी अपने आप से यानी हटा रहे हैं, क्योंकि आप भगवान के अंदर में काम कर रहे हैं। भगवान ने आपको पावर दिया है, खुदा ने आपको पावर दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, स्वयं भगवान ही कोई काम कर रहे हैं। इसका मतलब प्रजा हमसे पूछ नहीं सकती है। ठीक है, एक तरफ हम लोग प्रजा सेवक की बात करते हैं और इंटायर हिस्ट्री में आपको ये धर्म ही बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे रूलर अच्छे तरीके से रूल किए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे रूलर जो है वो प्रजा सेवक सही तरीके से नहीं अपना पाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल गवर्नेंस है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रेडिशनल गवर्नेंस है, जहां पे कमांड आता है, कमांड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्या है गवर्नेंस और कैसे इवॉल्व होगा अभी। ठीक है, आज के दिन में जो गवर्नेंस है ना, जिसको गुड गवर्नेंस कह रहे हैं हम लोग, वो कैसे इवॉल्व होगा। गवर्नेंस तो सर ये भी है, लेकिन हम लोग असल में क्या पढ़ना चाहते हैं? गुड गवर्नेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकेंड फेज आएगा इस गवर्नेंस का, जो मॉडर्न स्टेट है, इसको बोलते हैं कंट्रोल गवर्नेंस। अभी भी हमने बात करा कि कमांड के बाद कंट्रोल गवर्नेंस है। ठीक है, और ये भी 18th-19th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंट्रोल गवर्नमेंट क्या मतलब हो गया? कंट्रोल गवर्नमेंट ये उस वक्त की बात है जब इनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है, अब इनलाइटनमेंट का मतलब क्या हो गया? इनलाइटनमेंट आइडियाज का मतलब ये हो गया, जिस मोमेंट से आप सवाल करना शुरू किए। याद रखिएगा, एंशिएंट के बाद जो मेडिवल के बाद जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो वो मॉडर्न का मतलब क्या है? वो सिर्फ ईयर नहीं है कि भाई आप बोलेंगे कि भाई 1700 के बाद से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, या वर्ल्ड लेवल पे भी। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब ये है कि मॉडर्न से पहले जो एंशिएंट था, मॉडर्न से पहले जो एंशिएंट था, एंशिएंट और मेडिएवल था, ध्यान से समझिएगा, एंशिएंट और मेडिएवल था, ये इसका गवर्नेंस का डोमिनेंट तरीका क्या था? रिलीजियन। अक्सर मोनार्क का जो डोमिनेंट तरीका था, रिलीजन को यूज किया जाता था। अब जब रिलीजन जब आ जाता था ना, तो वहां पे क्या होता है कि यू कैन नॉट क्वेश्चन, आप नो क्वेश्चन, आप ज्यादा सवाल जवाब कर ही नहीं सकते थे। हम कोई चीज कस्टम्स रिचुअल्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये जवाब ही नहीं आता था। ठीक है, तो द मोमेंट ये चीज क्वेश्चनेबल हो गया, क्वेश्चनेबल होना स्टार्ट हुआ, यानी क्यों कर रहे हैं, वाई, ठीक है, वहीं से मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक आप ईयर नहीं बता सकते हैं कि इस वक्त से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है। हाँ, पढ़ने के लिए ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री यहां से स्टार्ट है नॉर्मली, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जब जहां से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं, वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है। तो अब क्या होगा, कंट्रोल गवर्नेंस होगा। तो ये क्यों कैसे हो रहा है, इनलाइटनमेंट आइडियाज आ चुके हैं, यानी क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हो रहा है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, आपके पास लिबर्टी की बात की जाएगी अब कि नहीं, हाँ आपको लिबर्टी रहना है, आजाद रहना है थोड़ा सा, आप वहां पे आपको इक्वलिटी की भी बात की जाएगी आपको, ठीक है। तो इनलाइटनमेंट आइडियाज में ये सारी बातें होंगी। तो आई होप इनलाइटनमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि अब ये इनलाइटनमेंट खुद प्रॉपर एक वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉपर आपको पढ़ना होता है नॉर्मली, ठीक है। जीएस पेपर 1 में यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करेंगे हम, तो वहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा। ओपीएससी में यू विल नॉट गेट द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है ना, एक नेशन स्टेट डेवलप हो रहा है, नेशन सब डेवलप हो रहा है इनलाइटनमेंट में आने के बाद कि हाँ एक बाउंड्री कुछ होगा हमारा, वो हम पेट्रियोटिज्म भी आपको जनरेट होगा, बढ़ेगा, ये सारा चीज होने वाला है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कोर आइडिया क्या है कंट्रोल गवर्नेंस का, कि यहां पे कंट्रोल कैसे करेंगे, थ्रू लॉ, यानी कानून से, राजा से नहीं, कानून से हम करेंगे, लॉ एंड इंस्टीट्यूशन से, जैसे जैसे रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। आई होप रूल ऑफ लॉ का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ अगर हम बात करेंगे, प्रोफेसर एवी डाइसी ने दिया है, ठीक है। इसको मैं आगे बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, गवर्नेंस के अंदर में ही बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मल समझिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजदीक सब बराबर है, ये एक छोटा बल्कि 10% सिर्फ कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रॉपर तरीके से अब होना स्टार्ट हुआ है। एंशिएंट मेडिवल से जब हटा तो बोला गया कि नहीं, अब सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अब आप देखिएगा कि भाई अपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी ना, भले ही ब्रिटिश रूल कर रहे थे, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर, कुछ सेपरेशन करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगा, प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी हम आपको अगले क्लास या नेक्स्ट क्लास में हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी यानी हम लोग ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं। अब मैक्स वेबर ने आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया है, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी की, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं किसको हम लोग, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा वैसा राजा नहीं है, लेकिन कोई चलाने वाला तो है, ठीक है। अब वो चलाने वाला अभी भी सेंट्रलाइज्ड ही है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड इस बात का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है कि भैया रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है, ये सब काम कर रहा है। तो बेसिकली मॉडर्न स्टेट जो है ना, कंट्रोल, तो इसके थ्रू जो है ना आपको कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। ये है फेज 2 ऑफ द गवर्नेंस, ये 18 से 19 सेंचुरी की तरफ आपको मिलेगा ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेज 3 यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से गवर्नेंस को यहां से ही ज्यादा आपको समझना है। ये है फेज 3। फेज 3 में क्या है, क्लासिकल लिबरल गवर्नेंस, यानी आप समझ लीजिए, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एक बताऊंगा मैं प्री 1930, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा 1970s या 1930s तक, 1970s, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इनके पहले क्या हो रहा है और इनके बाद क्या हो रहा है, ठीक है। ये इवोल्यूशन मैंने बता रहा आपको। क्लासिकल लिबरल गवर्नेंस में यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट इकोनॉमी चल रहा है, यानी 1930 से पहले क्या चल रहा है, वो चल रहा है मार्केट इकोनॉमी। यानी एक तरफ है पॉलिटिकल, एक तरफ है हमारा इकोनॉमी, ठीक है। पॉलिटिकल में स्टेट कंट्रोल करके है, स्टेट का मतलब अभी आप समझिए गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिटिक्स में करके है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, ठीक है। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, मिनिमल इंटरफेरेंस है। क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम मिनिमम, यानी इकोनॉमी में पैसे के मामले में गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो ये कैसे चल रहा है, बेसिकली कैसे चल रहा है, ये चल रहा है डिमांड एंड सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई से। एकदम आराम से समझिएगा इस चीज को। क्या बोला मैं कि 1930 से पहले पॉलिटिक्स जो है ना,
वो स्टेट उसको कवर कर रहा है, लेकिन जो इकोनॉमी है, जो पैसा का जो मामला आ गया है ना, वो चल रहा है मार्केट इकोनॉमी से। क्या चल रहा है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मतलब फ्री इकोनॉमी समझिए। फ्री इकोनॉमी का मतलब कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, आपको जैसे चाहे बिजनेस करना है आप करें वहां पे, ठीक है। और अब हमको पता है इकोनॉमिक्स जब पढ़िएगा तो वहां पे कॉन्सेप्ट कौन दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है बेसिकली, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा है, जैसे मर्केंटिलिज्म किसको कहते हैं, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी किसको कहते हैं, कैपिटलिज्म किसको कहते हैं, ये सब इकोनॉमी की क्लास में आपको हम डिस्कशन कर देंगे। लेकिन नॉर्मल आप ये समझिए कि मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? डिमांड एंड सप्लाई, यानी दाम किसी चीज का कैसे बढ़ता है, ठीक है, वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है, एक बंदा डी है, ठीक है, इनको चाहिए पेप्सी, इनको चाहिए पेप्सी। पेप्सी लाने गया तो पता चला कि भैया पेप्सी एक ही है, पेप्सी एक है। तो ये क्या कर रहा है ना, ये डिमांड क्रिएट कर रहा है कि भैया हमको दो, हमको दो। इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 15 रुपया है, इसके पास 20 रुपया है, इसके पास 25 रुपया है। कोक बचा एक, ये क्या है? ये सप्लाई है। तो मेरे ख्याल से आप हर कोई बता पाएगा कि ये जो मांगेगा कोक, इसके पास एक कोक है, तो ये किसको देगा? किसको देगा? जो ज्यादा पैसा पेमेंट करेगा उसको नॉर्मली दे देगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने क्रिएट करा है, ठीक है, 25 रुपया। तो अब क्या हो गया? क्या हो गया इसका? इस पेप्सी का दाम कितना हो गया? 25 रुपया हो गया। अगर यही प्रॉफिट कमाने के लिए इसको लगेगा कि भैया 25 रुपया बिक रहा है तो हम और कोक बना देंगे, हम और पेप्सी हम बना देंगे, ठीक है, और हम बनाते जाएंगे। तो जब बनाएंगे तो बहुत ज्यादा जब होगा तो हम बोलेंगे इतना महंगा में सब तो लेगा नहीं, तो हम दाम थोड़ा सा कम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से ही मार्केट रन कर रहा है, कर रहा था रन, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हुआ कि 1929 के करीब आ गया ग्रेट डिप्रेशन। ध्यान से नोट कीजिएगा, 1929 में क्या आ गया? ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमी में। अब ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं जुड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो हो क्या रहा है बेसिकली? इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? पॉवर्टी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा था, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। प्रॉपर ग्रेट डिप्रेशन में एक अपने आप में क्लास हो सकता है, बड़ा मस्त मस्त रीजंस है, आप समझिएगा तो बड़ा हैरानी होगी कैसे कैसे काम कर रहा है उस वक्त, ठीक है। अभी फिलहाल समझिए कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आपको क्या देखने को मिल रहा भैया? कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसका इफेक्ट दूसरे कंट्री में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तब क्या चल रहा था? मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी चल रहा था। आप समझ लीजिए एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म वाला, वो चल रहा था, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी चल रहा था। अब जो हम कहते हैं कि भाई मार्केट इकोनॉमी का और क्या क्या मतलब हो गया? एक तो डिमांड सप्लाई से चलता है, लासेस फेयर इकोनॉमी, जो हम बोले था, मैंने जो बोला था, मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, नो नहीं, मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये लासेस फेयर इकोनॉमी, इसका मतलब हो गया। इसको आप लिख लीजिएगा, मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लीस्ट इंटरफेरेंस। स्टेट का रोल क्या था इस वक्त में? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालना था, डिफेंस संभालना था, जस्टिस संभालना था। इकोनॉमी जिससे कंट्री पूरा रन होता है, वो कौन देख रहा था? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? यही डिमांड एंड सप्लाई है, बस। लिबर्टी थी, इंडिविजुअलिटी थी, तो सब क्या कर रहे थे भाई? अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, और ये पूरा मामला आपको चल रहा था, ठीक है। इसको कुछ नाइट वॉचमैन स्टेट भी बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। इस थिंकर को क्या बोलते हैं हम लोग? एडम स्मिथ इसमें है, डेविड रिकार्डो है, बड़ा नाम इनका आता है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं हम लोग, साथ में फादर ऑफ कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट वही है जो अभी हम बता रहे हैं। कैपिटलिस्ट का फीचर्स क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। दूसरा फीचर्स क्या है? मार्केट फोर्सेस से ये चलता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, यानी अगर आपसे पूछेगा कैपिटलिस्ट की दुनिया में दाम तय कौन करता है, क्या गवर्नमेंट करती है दाम तय? हम बोलेंगे नहीं। कौन दाम तय करता है? डिमांड एंड सप्लाई दाम तय करता है। एग्जाम्पल,
प्याज का दाम कभी 80 रुपया हो जाएगा, कभी 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगेन सप्लाई और डिमांड के बैलेंस से ये चीज, सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या क्या इतनी बातें क्लियर है नॉर्मली, ठीक है। तो ये लिबरलिज्म जो आया ना, ये लिबरलिज्म जो हम बोलते हैं ना, ये क्लासिकल लिबरलिज्म जो है हमारा, ये लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपकी होगी, आपकी लाइफ आपकी होगी, ठीक है, आपकी लिबर्टी वो आपकी होगी, ऐसी ऐसी बातें यहां पे की जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो ये है 1930 से पहले का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया कोलैप्स कर गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉब्लम क्या हो रहा है भैया? 1930 से पहले, 19 यानी हम एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आपके सामने, ये वाला, ये है 1930 से पहले। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो 1929 में आया, अब ये आया मतलब ये पहले से कुछ कुछ रीजंस होगा बहुत सारा, ठीक है। तो इसके वजह से कोलैप्स करता दिखा क्या? ऐसी मार्केट इकोनॉमी। तो कोलैप्स करता दिखा, तो उसके बाद क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तो कोलैप्स क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था। और एक चीज याद रखिएगा, इस वक्त जो इकोनॉमी चल रही थी ना, जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, वो समझिए एक तरह का माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जहां पे हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, एज ए होल पूरी बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, हम लोग इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस बढ़ा नहीं बढ़ा उसकी बात करेंगे। इन्फ्लेशन क्या है? सबका ओवरऑल पूरे कंट्री का इन्फ्लेशन हम लोग मेजर करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो याद रखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट यहां पे आपको देखने को कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इसके कोलैप्स के वजह से एक ट्रांजिशन आ रहा है 1970 से पहले का। क्या ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन को हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। क्या ट्रांजिशन है? वो ट्रांजिशन है कीनीसियन गवर्नेंस, ठीक है। आपको यहां पे थोड़ा इकोनॉमिक्स का तड़का मिलेगा हल्का सा, याद रखिएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये भी ध्यान समझिएगा। वी आर नॉट डीलिंग विद द इकोनॉमिक्स, वी आर डीलिंग विद द गवर्नेंस, एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग यू अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है। तो हमने एंशियंट और मेडिवल की बात कर ली है कि कैसे काम किया जाता था। अब हम बात कर रहे हैं कुछ मॉडर्न तरीके की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पे इस फेज में बात की क्लासिकल लिबरल गवर्नेंस। कैसे काम हो रहा था कि स्टेट का रूल, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड था, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल भी एकदम ना के बराबर था, ठीक है। स्टेट रोल क्या करता था? सिर्फ इतना ही काम कर रहा है। बाकी एक कंट्री पूरे पैसा से चलती है भाई, पैसा से चलती है। तो पैसा वाला मामला को कौन देख रहा है? आजाद है, कोई नहीं देख रहा है इस वक्त, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब क्या हो गया? एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, और कीनीसियन गवर्नेंस इसको बोलते हैं। और याद रखिएगा कीनीसियन भाई साहब जो है ना, जेम्स मेनार्ड केन्स जो है, ये कैपिटलिस्ट को सजेशन देते हैं कि भैया थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ या सोशलिज्म की तरफ मूव करो। इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं कीनीसियन क्या बोल रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहे हैं कि भैया स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है। आप ऐसे ही मार्केट को आजाद छोड़ दोगे तो भैया फिर तो कोलैप्स होना था। उसका रीजन देख चुके हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है। तो अगेन ये ट्रिगर कैसे हुआ? ग्रेट डिप्रेशन के वजह से मार्केट पूरा फेलियर था, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सब हो गया, ठीक है। कोर आइडिया क्या है? स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए। वापस से समझिएगा, 1930 के बाद स्टेट का इंटरवेंशन अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए भैया? गवर्नमेंट मतलब स्टेट रिस्पॉन्सिबल किस चीज का होगा? वो देखेगा कि कौन कौन इंप्लॉयमेंट है, बेरोजगार तो कोई नहीं है, ठीक है। वेलफेयर की बात करेंगे, सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे। वेलफेयर का मतलब, ठीक है, हम वेलफेयर का मतलब क्या हो गया यहां पे देख लीजिए कि सिटीजन्स को हम लोग गारंटी कुछ देंगे कि भैया हम आपको हेल्थ केयर में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, अपने आज के भी इसमें देख लीजिए, ये अलग डिबेट करेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स
प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल से क्या डिफरेंसेस है, बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, इनकम सपोर्ट देगी। राजस्थान में जैसे दिया जा रहा है कि भैया 6,000 रुपीज जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, 6,000 रुपया महीना दिया जा रहा है जो बेरोजगार है। ठीक है, तो ये क्या है, वेलफेयर है। ये क्या है, वेलफेयर है। यानी स्टेट का जो प्राइमरी काम अब स्टार्ट होने वाला है वो है वेलफेयरिज्म का। ध्यान से रखिएगा, वो क्या स्टार्ट होने वाला है, वेलफेयरिज्म का स्टार्ट होने वाला है। प्लस प्लस अदर सोशल सर्विसेज। हम लोग देखते हैं बहुत सारी स्कीम चलाती है गवर्नमेंट। उज्ज्वला योजना, आपको अगेन हम गवर्नमेंट स्कीम्स धीरे धीरे बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, उज्ज्वला योजना एलपीजी के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स है, मिड डे मील स्कीम्स है। तो जितना भी स्कीम्स जो किया जा रहा है वो किस बात के लिए, क्यों? क्योंकि स्टेट का एक काम ये बताया जाता है, वेलफेयर, भलाई का काम, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो अभी जो मॉडल है हमारे पास कीनेसियन इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है कि स्टेट भी अब इस चीज पे ध्यान देगा। स्टेट का रोल बढ़ गया। अब ध्यान समझिएगा, किसका रोल बढ़ रहा है भैया, यहाँ पे रोल बढ़ रहा है स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का। अच्छा, जब स्टेट का रोल बढ़ रहा है तो स्टेट को चलाने वाला कौन होता है भाई? स्टेट को चलाने वाला कौन होता है? गवर्नमेंट अपने आप चल रही है क्या? नहीं, इसके साथ में जैसे मौर्यन पीरियड में मंत्री परिषद था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, यानी एग्जीक्यूटिव लोग थे। मंत्री परिषद के नीचे बहुत सारे ऑफिसर सब थे, यानी हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स थे। इसका मतलब जब स्टेट का रोल बढ़ रहा है तो ये ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इंक्रीज द रोल ऑफ स्टेट एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो स्टेट स्टार्टेड रेगुलेटिंग द स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, अपने इकोनॉमी को वो रेगुलेट करना वो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है, बात आपको अच्छी तरीके से? हम गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब क्यों हुआ, प्री 1930 समझ लीजिए, ग्रेट डिप्रेशन हो गया, तो अब बोला गया कि भैया अब स्टेट का भी होना जरूरी है, होना जरूरी है। ठीक है, तो इनको और चीज बोला जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को याद रखिएगा नॉर्मली। ठीक है, तो इस जगह में क्या हो रहा है, स्टेट का रोल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल आपको देखने को मिलेगा यहां पे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम क्या देखेंगे, डीकोलोनाइजेशन भी हो रहा था। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हमें पता है ऑलरेडी कि बहुत जगह एक कंट्री दूसरे कंट्री में रूल कर रहा था, अपना कॉलोनी बनाया था, जैसे इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड इंडिया में रूल कर रहा है, न्यूजीलैंड में रूल कर रहा है, अफ्रीका में रूल कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इंग्लैंड का, ब्रिटिश का क्या हो गया, इंडिया कॉलोनी हो गया, न्यूजीलैंड कॉलोनी हो गया, अफ्रीका कॉलोनी हो गया। इसी को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अच्छा, ये रूल कर रहा है तो ये कौन हो गया, इंपीरियलिस्ट, इंपीरियलिज्म, इंपीरियल, साम्राज्य बनाने वाला। ठीक है, हो रहा है। तो आगे चल करके देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग कि जो रूल कर रहे थे, जो रूल कर रहे थे वो हट के जाने भी लगे। जैसे ये कीनेसियन गवर्नेंस या वेलफेयर स्टेट के गवर्नेंस हमने क्या एक टाइमलाइन लिया है, 1930 से 1970 तक। ठीक है, यानी इस बीच में 47 में इंडिया भी आजाद हुआ, अफ्रीका को भी छोड़ा बेसिकली। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द स्टेट। डीकोलोनाइजेशन मैं आपको एक फ्रेश बताता हूं। ठीक है, ये कौन सा पीरियड में बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1970 और 1930 के बीच में। यहां पे क्या हो रहा है, स्टेट का रोल इंक्रीज हो रहा है, स्टेट का रोल इंक्रीज हो रहा है, यानी ब्यूरोक्रेट्स का रोल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी कंट्री का डीकोलोनाइजेशन भी हुआ, यानी जो लोग कॉलोनी बनाए थे ना, वो अब उसको छोड़ करके जा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये अफ्रीका है हमारा, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, और इस तरफ समझिए कुछ होगा आपको, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब कॉलोनी था। तो अब यूके क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, सबसे निकल रहा है, ये इससे भी निकल रहा है। तो इन लोग को जो छोड़ेगा,
क्या बोला हूं मैं, इनको जो छोड़ेगा इसको बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। तो क्या इसकी हालत अच्छी होगी, बताइए, क्या इसकी हालत अच्छी होगी जो हम लोग मार्केट इकोनॉमी पे छोड़ दें? नहीं। ये लोग किस चीज के शिकार होंगे, ये लोग पॉवर्टी के शिकार हैं, ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, ठीक है, ये इन लोगों की सोशल हालत ही पूरी खराब है। तो ऐसे कंडीशन में हमको हेल्थ सपोर्ट चाहिए, हमको हमको एजुकेशन सपोर्ट चाहिए, हमको फिनेंशियली सपोर्ट चाहिए, इनकम सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट कौन देगा? कौन देगा? अपने आप मार्केट नहीं देगा। इसीलिए डीकोलोनाइजेशन के वजह से स्टेट का रोल और बढ़ता गया। यानी ये सब गवर्नमेंट ही तो देगा ना भाई हमको। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट देगा तो स्टेट का रोल हाईली बढ़ता गया, ठीक है, हाईली बढ़ता गया, और ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल बढ़ता गया। यानी ऑफिसर्स जो है ना, अब वो एक तरीके से इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट पूरी चीज को कंट्रोल कर रही है। आई होप इस चीज को आप समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये है कीनेसियन इकोनॉमी वाला पार्ट, ठीक है। यानी एक मॉडल रखा गया है, मॉडल रखा गया है कि वेलफेयर स्टेट है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये फेज 4 है, ठीक है, फेज 4 है, जहां पे हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस इस लेवल तक आ चुका है। अब अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं कि भाई 1970 तक बात कर रहे हैं, तो इंडिया अभी आजाद हुआ कब? 1947 में। तो हम लोग जो गवर्नमेंट है, हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में कि भाई हम लोग सोशलिस्ट स्टेट मानेंगे। सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट ही यही है, वेलफेयरिज्म फैलाना, ठीक है। कभी कैपिटलिज्म सोशलिज्म को हमारे इकोनॉमी वाले क्लास में आप देख सकते हैं नॉर्मली। सोशलिस्ट का क्या काम है? बेसिकली वेलफेयरिज्म फैलाना, वेलफेयरिज्म फैलाना। एक हम बड़ा शॉर्ट बोले हैं, बहुत बड़ा चीज है सोशलिज्म, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना क्या है यहाँ पे कि हम लोग भी अनाउंसमेंट कर दिए, तो अब हमको क्या करना था? हमारी हालत क्या ठीक थी क्या? हमारी हालत भी ठीक नहीं थी। हम लोग सस्टेनेबल फूड तक हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम लोग खुद खा सकें पूरा। तो पहला टारगेट तो यही सब करना था हमको। तो इस वक्त जो हम लोग क्या इस्तेमाल किए? 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिट बहुत सारा बनना शुरू हुआ इस वक्त, ठीक है। अगेन गवर्नेंस के लेंस में आपको समझना है, काम करने के हिसाब से लेंस में समझना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब चीज समझ लिया कि भैया एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इस वक्त क्या हो रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ। इसका एग्जांपल आप और समझ लीजिए ना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कि भैया हम बैंक को भी प्राइवेट के हाथ में नहीं देंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, आपको पता होना चाहिए आरबीआई भी नेशनलाइज्ड हो गया, ठीक है। कब हुआ आरबीआई नेशनलाइज्ड? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। एसबीआई आपको बनता हुआ दिखेगा, 1955 में बनता हुआ दिखेगा। 1969 में करीब 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया। गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है, समझ में आ रही है बात? तो क्यों ही कंट्रोल में ले रही है? क्योंकि हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके से है। अगर मार्केट के हाथ में दे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे, तो आप एक बात बताइए, आपको मैं बोलूं कि भैया आपके पास 10 करोड़ रुपया है, तो आपको छोटा मोटा बैंक खोलना है, तो आप कहां खोलिएगा? आप गांव में खोलिएगा या शहर में खोलिएगा? तो नेचुरल आंसर होगा कि हम सोचेंगे कि बैंक खोल रहे हैं ना, तो हमको प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट कमाना कैपिटलिस्ट का एक प्राइम मोटिव की फीचर्स है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। ये बुरी बात नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ये बुरी बात नहीं है, इसको कभी और समझा देंगे आपको हम, ठीक है। प्रॉफिट कमाना, तो उसके लिए हमको जहां पे ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा वहीं पे हम खोलेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि गांव वाले फिर कैसे फैसिलिटीज अवेल करेंगे? इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ कर लिया कि भाई अब बैंक हमारे कंट्रोल में है, और जो भी बैंक खोलना चाहता है वो 25% ब्रांच अपने गांव में भी खोले। दिस इज वेलफेयरिज्म, ध्यान से रखिएगा। नेशनलाइजेशन क्यों हो रहा है? वेलफेयरिज्म के लिए हो रहा है, ताकि हर लोग उस फैसिलिटीज को इक्वल तौर पे, इक्वलिटी तौर पे उसको अवेल कर पाए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जब एक जगह चल रही थी, प्रॉब्लम फिर शुरू होना स्टार्ट हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ आगे देखते हैं। पहले वेलफेयर स्टेट तो क्लियर हो चुका, आई हो, ठीक है। क्राइसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, अब ये क्राइसिस आज भी देखिएगा आप,
लेकिन वैसे खराब हालत नहीं है हमारी, ठीक है। तो क्राइसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट मतलब अब जब गवर्नमेंट कंट्रोल करना स्टार्ट किया तो क्राइसिस क्या हुआ? क्राइसिस ये हुआ ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ब्यूरोक्रेट्स का पावर बढ़ता गया। एग्रेंडाइजिंग बोलते हैं इसको, एग्रेंडाइजिंग यानी पावर का बढ़ना। ये ब्यूरोक्रेट्स के एक फीचर्स में भी आता है जो खराब फीचर्स है। हम लोग बाबू कल्चर में हैं, हम लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, टू सर्व द नेशन। तो भाई आंसर कॉमन है, लेकिन ऑनेस्ट आंसर अगर हम बात करेंगे ना तो अगेन पावर के लिए भी चाहिए हमको, ठीक है, एक डिग्निटी के लिए चाहिए, एक सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए बेसिकली, ठीक है। हम लोग चाहते हैं, अगेन हम ये नहीं कहेंगे कि सर्व द नेशन गलत है, कोई गलत बोलते हैं, उनकी भी नियत होती है, लेकिन सब मिक्स रहता है, एकदम प्योर वैसा हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन होना शुरू हो गया। अब इनके पास पावर ज्यादा आने लगा। अच्छा, इनएफिशिएंसी होने लगा, यानी बिग गवर्नमेंट जो बनना शुरू हुआ, तो ये क्या हो गए भाई साहब, ये हो गए स्लो, यानी इनएफिशिएंट हो गए, कॉस्टली भी हो गए। कॉस्टली मतलब अंडर द टेबल, पैसा दीजिए। आप देखिए गवर्नमेंट वाले कोई काम आपको कराना है, क्या एक बार में जल्दी हो जाएगा? नहीं होगा काम। तो ये प्रॉब्लम भी सामने आना शुरू हुआ, ठीक है। अब हम इवोल्यूशन बता रहे हैं, गवर्नेंस का ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम भी सामने आना शुरू हुआ, तो करप्शन स्टार्ट हो गया। रेड टेपिज्म किसको बोलते हैं ये देख लीजिए। काम पेंडिंग है, फाइल पे फाइल जमा है, आपको बोलेंगे कि भैया साइन कर दीजिए, अभी 15 मिनट बचा हुआ है लंच को, 15 मिनट बचा है लंच को, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, वो बोलेंगे लंच के बाद आना। अब वो 15 मिनट का 5 मिनट का काम भी नहीं होगा साइन करना फाइल में, वो उसको कल कर देंगे, फिर पास ऑन कर देंगे पूरा। अब हर टेबल पे टेबल जाता रहेगा। यही है रेड टेपिज्म, डिले इन द प्रोसेस, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, डिले इन द प्रोसेस, इसी को रेड टेपिज्म बोलते हैं हम लोग। ये इनएफिशिएंट होने लगे। अब ये जो प्रॉब्लम जब सामने आया, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम 1970s के दशक में देखा गया कि भाई ये प्रॉब्लम सामने आ गया। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? तो फिर 1970 के बाद से जो है ना, नियो लिबरल एक कॉन्सेप्ट आया। नियो लिबरल थोड़ा सा नया तरीके का लिबरलाइजेशन होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। क्राइसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, एक तरफ स्टेट का रोल लिमिटेड था। अगर हम बात करें कि ये 1930 है, ये 1970 है, यहां पे स्टेट का रोल अगर हम एक ग्राफ करें तो स्टेट का रोल नीचे था, यहां पे क्या हो गया, पीक पे हो गया। ये स्टेट का रोल है, क्या है ये ग्राफ, स्टेट का रोल है, ठीक है। यहां पे पीक पे हो गया। अब ये जो पीक पे चला गया तो इस वक्त हो गया भैया रेड टेपिज्म, करप्शन, ठीक है, भरपूर करप्शन हो गया और इनएफिशिएंट हो गए ये लोग इनएफिशिएंट हो गए। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, यूपीएससी क्या पढ़वाना चाहता है कि भैया आप जो ब्यूरोक्रेट बन के जा रहे हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम मिलेगा आपको इससे निकलना है, ठीक है, निकलना है। एनीवेज, तो क्राइसिस में प्रोटेस्ट भी होना शुरू हुआ, हर कुछ होना शुरू हुआ। इसके बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। चलिए, ठीक है। अब 1980s में या 1970s के बाद से एक कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी चीज होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में लागू करना। ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट सेक्टर में जो भी चीज होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में लागू करना, इसी को बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू, ये नया क्या है, ब्यूरोक्रेटिक से हम चले जाएंगे मैनेजेरियल में, मैनेजमेंट में चले जाएंगे। ब्यूरोक्रेटिक का काम भी मैनेजमेंट है, ठीक है, लेकिन हम ये कौन सा मैनेजरियल बात कर रहे हैं, प्राइवेट का बात कर रहे हैं, प्राइवेट का, यानी प्राइवेट की चीजें पब्लिक मैनेजमेंट में चला जाएगा। गवर्नमेंट अब कैसे रन करना चाहेगा, वो प्राइवेट तरीके से रन करना चाहेगा। इसका ये इफेक्ट अब दिख रहा है, उस वक्त नहीं है, ये हम अभी ग्लोबली बात कर रहे हैं। हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अलग से आपको पढ़ाएंगे, बस ये समझ लीजिए। अभी आप समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ
एक बार आप रिक्रूट हो गए तो कोई माइक कलाल आपको निकाल नहीं सकता है, जब तक कि आप कोई हीनियस क्राइम ना कर दें। आप एक ऑफिसर बन गए तो आपको निकाल सकता है कोई क्या? आप जो है ट्रांसफर हो पाइएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है? हायर एंड फायर, हायर एंड फायर। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में टारगेट ओरिएंटेड है। अगर आप टारगेट अचीव कीजिएगा तो आपको शायद इंसेंटिव्स मिलेगा। क्या हमारे यहाँ टारगेट ओरिएंटेड कुछ काम दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ होता है लेकिन वैसा नहीं होता है जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है। क्या इंसेंटिव्स का सिस्टम है क्या हमारे यहाँ? हमारे यहाँ इंसेंटिव का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करवाना। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हायर एंड फायर, यहां भी हो सकता है हायर एंड फायर। आप देखिए ना, बहुत सारे स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, हर साल रिन्यू होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सारा जॉब ऐसे निकला हुआ था जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। ठीक है, अभी भी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो हायर एंड फायर, अग्निवीर देख लीजिए। अग्निवीर का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहे कि भाई 4 साल आपको करना है, 4 साल के बाद आपको हम हटा सकते हैं। तो ये क्या है? दिस इज एनपीएम। ये अच्छा है खराब है, इसके ऊपर बाद की डिबेट है। हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं। अच्छा, टाइमिंग को ले लीजिए, काम को ले लीजिए आप। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में एकदम फिक्स्ड काम है हमारा, टारगेट ओरिएंटेड कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में टारगेट ओरिएंटेड है। तो एक फेज ये भी देखा जाने लगा कि भाई कुछ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किया जाए। 1980s के इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आया, लेकिन इंडिया के अंदर एनपीएम समझिए अब थोड़ा थोड़ा होने पे है, ये समझ लिए, या जिस दिन समझ लिए। अच्छा, वैकेंसीज अगर कम हो रही है यूपीएससी में लैटरल एंट्री, यानी एग्जाम रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं, कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए स्पेशलिस्ट लोगों को जॉब दिया जा रहा है। इसको बोलते हैं लैटरल एंट्री, लैटरल एंट्री। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्या है? ये सब प्राइवेट सेक्टर का फीचर्स है। ठीक है, तो हायर एंड फायर, इंसेंटिव्स, पनिशमेंट, सैलरी डिडक्शन, ठीक है, ये सारा फीचर्स जो है ना प्राइवेट सेक्टर का है। तो हम आपको बड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये भी अब सोचा जाने लगा 1970s के बाद से। तो एक कॉन्सेप्ट है एनपीएम, याद रखिएगा, यानी रन गवर्नमेंट लाइक अ बिजनेस। क्लियर है? रन गवर्नमेंट लाइक ए बिजनेस। प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग करेंगे हम लोग। आप देखिए ना, रेलवे किसका है? रेलवे किसका है? गवर्नमेंट का है। लेकिन टिकट कौन काट के देता है हमको? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। तो ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल जो है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाता है, सबको पता है। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं हो पाता। परफॉर्मेंस का एक स्केल होता है, वहां पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट में कोई परफॉर्मेंस मेजरमेंट है? नहीं है। एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। अब ऐसा बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में एक अवार्ड दिया जाता है अलग से। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में है? क्या है? पता नहीं चलता है। वो उस कॉन्सेप्ट से नहीं है कि भाई हम ऐसा काम करेंगे तो हमको ये अवार्ड मिल ही जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से नहीं है। क्लियर है? चलिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम हर चीज को मार्केट इकोनॉमी की तरह सोचे, प्राइवेट सेक्टर की तरह सोचे, यानी प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट भी सोचती है, तो गवर्नमेंट भी एनपीएम के तहत प्रॉफिट ही सोचेगा। प्रॉब्लम क्या है? इसमें इक्विटी एंड सोशल जस्टिस इग्नोर हो जाएगा। अब यहां पे वर्ड हमने इक्वालिटी नहीं लिखा है, इक्विटी। क्या कोई बताएगा कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये जब हम आपको की एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस पढ़ाएंगे, वहां पे हमको डिटेल्स में समझाएंगे। लेकिन तब तक मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इक्विटी का और इक्वालिटी का मतलब बता दीजिए। ठीक है, इक्विटी और इक्वालिटी। तो यहां पे इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या हो रहा है बेसिकली, कि अगर गवर्नमेंट बिजनेस कॉर्पोरेट की तरह रन करने लगेगा ना, तो जो सोशल जस्टिस है, जो वेलफेयरिज्म का काम है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये क्रिटिसिज्म है, इसको डिटेल्स में कभी और बात कर लेंगे। क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अब ये एक है। अब याद रखिएगा 1970s के बाद से जो ना न्यू लिबरल बोला जाता है। पहला क्लासिकल बोले, फिर हम बीच में बोलते हैं केनीसियन बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट।
अब हम बात करें न्यू लिबरल, यानी पहला वाला लिबरल 1930 से पहले वैसा नहीं, न्यू लिबरल है, जहां पे हम बात करेंगे एलपीजी के बारे में। क्या बात करेंगे हम? एलपीजी के बारे में। देख लेते हैं पहले नेक्स्ट फेज क्या आता है हमारा। ठीक है, ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का फेज है। न्यू पब्लिक सर्विस का फेज क्या है? यहां पे ये सोचा गया, न्यू पब्लिक सर्विस का फेज क्या है कि अब तक क्या है, गवर्नमेंट रन कर रही है, हम लोगों को रन कर रही है, तो मालिक कौन लग रहा है? गवर्नमेंट लग रहा है। यहां पे बोल रहा है कि भैया सिटीजन्स आर नॉट कस्टमर। न्यू पब्लिक सर्विस क्या है? सिटीजन जो है ना कोई कस्टमर नहीं है, ये कौन है? ये ओनर ऑफ द स्टेट है। अब ये सब 1970 के बाद से सब कॉन्सेप्ट निकल रहा है, याद रखिएगा। ओनर ऑफ द स्टेट है भाई, यही मालिक है। आप अपने आप को मालिक क्यों समझ रहे हैं? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब यहां पे जो है ना बहुत सारी चीजों की बात होने लगी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात होने लगी। पार्टिसिपेशन, जब हम कस्टमर नहीं है, हम जब ओनर है, तो भैया हमको हिस्सा बनाओ, पार्टिसिपेट करवाओ हमको। हम पूछेंगे तुमसे कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुमने ये काम किया कि नहीं किया। हम अपने लोकल एमएलए से पूछेंगे कि भाई तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है ऐसा, नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, तो वी आर दी ओनर्स, ये न्यू पब्लिक सर्विस का एक थ्योरी है नॉर्मली। ठीक है, इस थ्योरी को हम लोग में पीएचडी नहीं करना, लेकिन आपको समझ के रखना क्या है। ठीक है, एथिक्स की बात होगी इसमें, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी। ये थिंकर्स, ये कौन दिया है? ये डेनहार्ड एंड डेनहार्ड ने दिया है बेसिकली इस चीज को। ठीक है, यानी इसमें क्या है? वैल्यू पीपल, नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी। आपको यानी एनपीएम के ऑपोजिट है कि आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देखना है, पीपल के वैल्यू को भी देखना है, वैल्यू को भी देखना है। तो आपको डेमोक्रेटिक के हिसाब से समझना है, आपको अकाउंटेबिलिटी भी देखना है आपको। ठीक है, देखना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। वैल्यू सिटीजनशिप ओवर एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोला जा रहा है? गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया न्यू लिबरल्स में, यानी जहां पे लिबरलिज्म है 1970s के बाद पे लिबरल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, नया लिबरल वाला कॉन्सेप्ट कुछ आ रहा है, वहीं पे न्यू पब्लिक सर्विस का भी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, जहां पे अच्छा 1970 के बाद से क्या होगा? स्टेट का रोल, यानी अगर अगेन हम यहां पे बनाते हैं, दिस इज ये 1970। ठीक है, स्टेट का रोल यहां पे फिर से रोल बैक हो गया, मिनिमाइज हो गया। क्या हो गया? मिनिमाइज हो रहा है। अब ये जो मिनिमाइज हो रहा है, तो नॉन स्टेट एक्टर निकल के आएंगे। नॉन स्टेट एक्टर, एनजीओज वगैरह, एनपीओज वगैरह, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, सिविल सोसाइटी वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो क्या बोला मैं? जब यहां पे लगने लगा कि भाई स्टेट तो इनएफिशिएंट हो गया है, वो बड़ा स्लो काम कर रहा है, रेड टेपिज्म होते जा रहा है, करप्ट होते जा रहा है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है ना कि एक तो कॉन्सेप्ट ये लाया गया कि भैया कि भाई जो सिटीजन्स, दे आर नॉट द कस्टमर, दे आर द ओनर ऑफ द स्टेट। आप ये इसको मान के चलो, आप इसको ओनर है। ठीक है, दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर 1970 के बाद से जन्म ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे अब 1980s के वक्त जो है ना, 1980s से 90s में आप देखिएगा बहुत सारे एनजीओज निकलना शुरू हुए। अच्छा, बहुत सारे एनजीओज निकलना शुरू हुए। अब वर्ल्ड बैंक जो था, वर्ल्ड बैंक कब बना, आईएमएफ कब बना, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बड़ा बेसिक एसएससी लेवल का क्वेश्चन मैंने पूछ दिया आपसे। ठीक है, आप इतना आपको जानना होगा, यूपीएससी में क्या समझना है कि वर्ल्ड बैंक जो है ना और आईएमएफ, ये एक कॉन्फ्रेंस हम बता ही देते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, वहीं पे ये जन्म लिया है। वर्ल्ड बैंक को असल में इस वक्त बोला क्या जाते थे हम लोग? आईबीआरडी। ठीक है, आईबीआरडी। अब इसका काम क्या है? ये डेवलपमेंट के काम पे पैसा देता है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब होता है ना, तब पैसा देता है। तो डेवलपमेंट का काम का पैसा किसको देता था, किसको दिया जाता है? हम बोलेंगे भाई स्टेट को देंगे। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? वर्ल्ड बैंक देख चुका है कि स्टेट है इनएफिशिएंट। स्टेट क्या है? इनएफिशिएंट, ये काम का नहीं है।
तो ये किसको दे रहा है? अब ये डेवलपमेंट का पैसा किसको देगा? नॉन स्टेट एक्टर को देगा, उसके थ्रू काम करवाएगा, उसको मॉनिटर करेगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो एनजीओज बहुत जन्म लेना शुरू हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अल्टीमेटली किया क्यों जा रहा है? ये सारा सोसाइटी के लिए किया जा रहा है भाई, सोसाइटी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फेज है ना 1970 के बाद वाला, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू लिबरल फेज। अच्छा, और हम आगे बढ़ते हैं, यहां से हम और आगे बढ़ते हैं आपको। ठीक है, आते हैं हम लोग यहां पे, इस पे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इस तरफ। ये जो लिबरलिज्म है, एक वर्ड जानते होंगे आप, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखिएगा, इसमें जो फंडामेंटल है ना वो ये है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब जब हम लिबरलाइजेशन को हम एक्सटर्नल करते हैं, यानी आजाद छोड़ते हैं, ओपन करते हैं, लिबरलाइजेशन को ओपन करते हैं ग्लोबली, तो वो हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन। और जब ये इंटरनल हम लिबरलाइजेशन करते हैं, इंटरनल, तो ये हो जाएगा आपको प्राइवेटाइजेशन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों किया जा रहा है ऐसा? स्टेट इनएफिशिएंट हो चुका है। ठीक है, स्टेट के साथ कुछ नॉन स्टेट एक्टर भी आपको निकलता हुआ दिखेगा। तो ये जो एलपीजी में एल इज अ फंडामेंटल। जब हम एक्सटर्नल बात करते हैं इसका, यानी लिबरलाइजेशन जब एक्सटर्नल कर रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन। ठीक है, और इंटरनल जब कर रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन, यानी कंट्री अपने अंदर खुद जो है ना वो प्राइवेटाइज्ड होता है। यही है एनपीएम। ठीक है, एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये आज तक ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो गवर्नमेंट का भी यही काम ही है एक तरीके से, कि वेलफेयर भी होगा और साथ में प्राइवेटाइजेशन, दोनों मिलकर काम हो रही है। ठीक है, इस पे और भी बात करेंगे हम लोग आगे चल करके। फिलहाल इतना आपको इसको समझना है, न्यू पब्लिक सर्विस को। अब कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? हम लोग फेज 7 जो है ना 1990s के बाद, यानी वही एलपीजी वाली जो बात हमने कहा। ठीक है, तो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की बात होना शुरू हुआ। अब ये बात होना कैसे भी शुरू हुआ ये भी समझ लीजिए कि फर्स्ट फॉर्मल रेफरेंस ऑफ द गवर्नेंस जो है ना, एक रिपोर्ट निकलता है, सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है भाई? ये वर्ल्ड बैंक निकाल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस रिपोर्ट में अर्लीस्ट फॉर्मल रेफरेंस टू गवर्नेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। और अफ्रीका डेवलपमेंट फेलियर वाज आइडेंटिफाइड। अफ्रीका का डेवलपमेंट फेलियर क्या आइडेंटिफाई किया गया? क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, वो जो मैं बात कर रहा हूं 1970s के बाद वाला, डीकोलोनाइजेशन। सब छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जो जा रहे हैं ऐसा खराब हालत में जा रहे हैं, वहां पे स्टेट जंप किया ठीक करने के लिए, लेकिन स्टेट ठीक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्टेट इतना बड़ा हो गया है, ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद करप्ट होना शुरू हो गया है, रेड टेपिज्म हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि गवर्नेंस कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये अब ये फैक्ट है एक तरीके से। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी रिपोर्ट के फॉरवर्ड में, यानी प्रीफेस में जो है ना, बार्बर बी कोनाबेल जूनियर जो है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रह चुके हैं इसी पीरियड में। वो ही एक्सप्लिसिटली लिंक्ड पुअर गवर्नेंस विथ अंडर डेवलपमेंट। यानी जो कंट्री को छोड़ के गया वो डेवलप तो था नहीं, डेवलपिंग भी नहीं था, वो अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप कंट्रीज था। तो उसको चलाने वाला स्टेट चाहिए था, गवर्नमेंट बोली कि हाँ हम संभाल लेंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट सब थे, जो पूरी गवर्नमेंट थी, वो समझिए वो खुद करप्ट हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, तो बार्बर बी कोनाबेल ने फॉरवर्ड में पूरा बात लिंक बताया कि पुअर गवर्नेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, और की लाइन क्या है इसका कि डेवलपमेंट फेलियर इज रूटेड इन गवर्नेंस फेलियर। ठीक है, तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब गवर्नेंस भी फेल हो रहा है। तो आप भी समझिए, अगर हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ टॉक्स अबाउट द नंबर, डेवलपमेंट नंबर
प्लस सोशल अपलिफ्टमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगेन ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब जब आप जीएस पेपर 2 पढ़ रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे तो इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अब समझ में आ रहा है क्या ही हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कुछ 1992 में फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस दिया गया। एक रिपोर्ट था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। एक रिपोर्ट ये है, ठीक है, एक रिपोर्ट है सब सहारन क्राइसिस का, अफ्रीका वाला पार्ट है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने पूरा ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस दे दिया। क्या दिया कि भैया गवर्नेंस इज द मैनर, ये एक तरीका है, एक मैनर है इन विच पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है। देखिए, एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंट्री, पावर को अपने यूटिलाइज के लिए नहीं करना है, किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, याद रखिएगा। किस बात के लिए, इसके इकोनॉमिक को देखना है हमको, इसको सोशल को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना है, क्या करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के नहीं होगा। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम बात करेंगे कि जीडीपी हमारा इतना बढ़ गया है, हमने जापान को सरपास कर दिया है, लेकिन दैट इज द ग्रोथ, बट दैट इज नॉट डेवलपमेंट। ठीक है, अब किसी एक घर में 5 आदमी है, कोई एक आदमी करोड़पति है, अब वो करोड़पति है, घर बना दिया है, लेकिन 4 आदमी का इनकम 30,000 40,000 है, तो उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब हर सेक्शन को लेकर के ऊपर उठना होता है, याद रखिएगा बात। ठीक है, तो दिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसलिए वर्ल्ड बैंक क्या बात कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए। अब वर्ल्ड बैंक पैसा देता भी है डेवलपमेंट के नाम पे, याद रखिएगा। ठीक है, सो क्या है, गवर्नेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जब तक गवर्नेंस नहीं होगा तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आ पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जीएस पेपर 2 में आंसर करने के लिए रखिएगा। और इसको हमारे मौजूदा कंट्री, हमारा जो कंट्री है, उसको भी आप इसी लेंस से आपको देखना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, ये इवोल्यूशन है गवर्नेंस का, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ बात हो रही है। इसके अलावा हम क्या बात करेंगे, प्लस 1994 में गवर्नेंस क्राइसिस एंड रिफॉर्म एक और रिपोर्ट है, क्या है, फ्रॉम क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या है, एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर ये बात किया गया था, गवर्नेंस के लेंस से इसको देखा गया था कि एशिया में क्या क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, क्या बोला गया कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन ही वीक है और पुअर गवर्नेंस की वजह से ये क्राइसिस आया हुआ है। यानी हर जगह बात हो रही है, काम ही सही से नहीं हो रहा भैया, काम ही सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, और इन सब चीज को हाईलाइट किया गया कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वही काम नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है, लेजिस्लेटिव काम नहीं कर रहा है। अभी आप न्यूज बहुत सारा सुनते होंगे, जैसे अरावली को लेकर एक डिस्प्यूट है, इस पे बताइएगा कि अरावली पे जो भी अभी फैसला आया है सही है क्या है, अपनी बात जरूर रखिएगा इस पे। ठीक है, प्लस उन्नाव रेप केस वाला मामला, तो मैं तो बहुत शौक हूं, कोई है जो शौक नहीं है वो भी कमेंट कर दे भाई, कि उन्नाव रेप केस वाला मामला में जो छोड़ा गया था हाईकोर्ट द्वारा, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट भी तो कोर्ट है ना भाई, वहां पर भी तो जाते हैं ना हम लोग, तो वैसा फैसला क्यों किस बेस पे दिया गया है? क्या हमारे यहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है क्या? जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है? हम खाली क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जितना लिखा हुआ उस फ्रेम में उतरेंगे तभी जाकर के हम उसको देंगे, ऐसा आता है क्या? बात रखिएगा अपनी बस, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। ठीक है, इसी तरह यूनाइटेड नेशन ने भी, यूएनडीपी ने भी 1997 में कुछ डिफाइन करा है कि भैया एक्सरसाइज करना है किस बात के लिए, इकोनॉमिक के लिए, पॉलिटिकल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए, कंट्री को मैनेज करना ही मेन है, याद रखिएगा। ठीक है, कंट्री को मैनेज ही करना मेन है, जहां पे सिटीजन्स एंड ग्रुप्स, ये सब का इंटरेस्ट, उनका लीगल राइट्स, उनकी ऑब्लिगेशंस, उनकी डिफरेंसेस, सारे चीज को मैनेज करना हमको। ठीक है, अगेन ये सब आपको ऐसे भी मिल जाएगा। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये इवोल्यूशन गवर्नेंस का बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम सिलेबस की बात करें
अगेन ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है कि गवर्नेंस इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंट्री, जो हम आगे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, आज हम क्या बात किए? आज हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि भाई गवर्नेंस का इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट इन एक्शन, बट नॉट ओनली गवर्नमेंट इन एक्शन, ठीक है। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के साथ एक्स्ट्रा नॉन स्टेट एक्टर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो की एस्पेक्ट्स है गवर्नेंस का, इसको हम लोग अगेन नेक्स्ट में बात करेंगे। और अगर ये पूरी गवर्नेंस को आपको समझना है, कोई बुक, एक सिंगल बुक आपको पूरा प्रॉपर नहीं बताया, उसमें लिखा वैसा नहीं रहता है, तो आपको इसको ना थोड़ा डायमेंशन बड़ा रखना पड़ेगा, हॉलिस्टिक व्यू रखना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी भी जब पढ़िएगा ना, तो वहां पर भी आपको जो है ना गवर्नेंस के लेंस से सोचना है कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई स्कीम लॉन्च हो रहा है, जैसे अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY जो योजना आया है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है कौशल विकास योजना, तो उसकी कैग की रिपोर्ट आई है। अब बहुत बड़ा घपला इसमें बताया गया है, पर कोई हाईलाइट नहीं है वो घपला क्यों होता है, गवर्नेंस के फेलियर की वजह से। कहां पे कमी है, ये चीज हम और आप मिलकर के ही आवाज उठा सकते हैं, और पढ़ना भी हमको है, ठीक है। मेरे ख्याल से इवोल्यूशन ऑफ द गवर्नेंस हो चुका है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग मुलाकात करेंगे। अगेन पूरी क्लासेस आपको सुनना है ना, तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करेंगे। बेसिकली हमारा ऐप्स है उड़ीसा सिविल एंड बैंकिंग एकेडमी, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां पे आप जाइएगा, लॉग इन कीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप और अदर मेथड भी है, यानी नॉर्मल मोबाइल नंबर देके लॉग इन कीजिएगा। वहां पे आप एंट्री कीजिएगा तो एक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप में भी मैसेज आएगा और आपके नॉर्मल टेक्स्ट में मैसेज आएगा। वहां से जाकर के आप पेमेंट भी कर सकते हैं, हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं। वहां पे हमारा ऑफर भी चल रहा है अभी, ऑफर 50 OFFER 50, ठीक है, चल रहा है। आप बहुत सारी क्लासेस, पूरी क्लासेस से गवर्नेंस की सारी क्लासेस आपको यूट्यूब में डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आपको सारी क्लासेस जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, वो आपको सब मिलेगा उस एप्लीकेशन में मिलने वाला, ठीक है। अभी हमने सिर्फ आपको गवर्नेंस का इवोल्यूशन बताया। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, बेसिकली आगे पढ़ेंगे क्या, हम लोग ये गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए क्या क्या है। हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटेबिलिटी पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है, हम लोगों को RTI पढ़ना है, RTI कैसे आया, कैसे काम करता है, ठीक है। हम लोग अकाउंटेबिलिटी को बड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। अब बहुत मजा आएगा अकाउंटेबिलिटी पढ़ने में, ठीक है। सिटीजन चार्टर्स पढ़ना है। तो जितने भी डायमेंशंस है, प्रेशर ग्रुप्स है, सिविल सोसाइटी किसको कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप किसको कहते हैं, NGO किसको कहते हैं, NPO किसको कहते हैं, उसको हम लोग गवर्नेंस के लेंस से पढ़ेंगे। पॉलिटी नहीं पढ़ना है, वो याद रखिएगा, गवर्नेंस के लेंस से पढ़ेंगे। गवर्नेंस का जो भी की एस्पेक्ट्स है, उसके चश्मे से हमको हर एक चीज देखना है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो। इसलिए गवर्नेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर अच्छा, फिर फेज 8 आता है नॉर्मली। फेज 7 तो गुड गवर्नेंस का हो गया। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया, मिल करके काम करना, ठीक है, मिलके काम करना। यानी अब मिलके काम कैसे बोलेंगे, बात करेंगे हम। जैसे ये है गवर्नमेंट, ये है प्राइवेट सेक्टर, ये है पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की बात है ये, ठीक है। अब ये दोनों जब मिल जाएगा तो क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये क्या है, ये कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर हम इसी में हम मिला दें ये वॉलंटरी सेक्टर, ये वॉलंटरी सेक्टर कौन है भाई, ये है सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो मिल जाएगा तो ये क्या होगा, ये होगा पब्लिक वॉलंटरी पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट वॉलंटरी पार्टनरशिप, प्राइवेट वॉलंटरी पार्टनरशिप। ये सब हम डिटेल से बात करेंगे। ये क्या है, ये सब कोलैबोरेटिव गवर्नेंस है, ठीक है, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस है। तो देखिए कोलैबोरेशन कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट का हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का हो रहा है, NGOs का हो रहा है, सिविल सोसाइटी का हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है। ये जो हमने बात करा PPP, तो ठीक है। तो ये गवर्नेंस और इवॉल्व हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे ई गवर्नेंस। अब सारा गवर्नेंस जो है ना, ऑलमोस्ट क्या होते जा रहा है,
डिजिटलाइज होते जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे आपको करने वाले हैं। हम लोग सेवोत्तम मॉडल पे बात करेंगे, सिटीजन चार्टर पे बात करेंगे, हम लोग स्कोप ऑफ द गवर्नेंस पे बात करेंगे, हम लोग अकाउंटेबिलिटी की डिटेलिंग करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, सो अब अभी तक के लिए फिलहाल यही है इवोल्यूशन ऑफ द गवर्नेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इवॉल्व कर रहा है। अगेन, अब ये सब किस्सा कहानी आपको प्रैक्टिकली आएगा, याद रखिएगा, बुक से पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, आपको डायमेंशन बड़ा रखना पड़ेगा। आंसर भी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर के कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।